प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे शेखर जोशी जी के द्वारा रचित गलता लोहा। इस कहानी में अब तक हमने पढ़ लिया था कि मोहन अपने मित्र धनराम लोहार के पास जाता है हंसे की धार तेज कराने के लिए, और वो वहां जाकर के दोनों अपने बचपन के दिनों में खो जाते हैं। मास्टर त्रिलोकनाथ सिंह धनराम को तेरह का पैड़ा पूछता है, लेकिन वह उससे तेरह का पैड़ा याद नहीं आता और उसकी डंडे से पिटाई करता है। बाद में वह स्वयं उसको आदेश देता है कि कोई एक अच्छा सा डंडा लेके आइए। तो इस प्रकार इसी संदर्भ में हम आगे आज पढ़ेंगे कि त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था, सजा पाने वालों को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। लेखक कह रहा है कि मास्टर त्रिलोकनाथ जी जिस बच्चे की भी पिटाई करते थे, तो वो जिस साधन से करते थे, वह भी वो डंडा भी या वो संटी या छड़ी, वह उस बच्चे को ही लेने जाना पड़ता था। इसी क्रम में धनराम लोहार भी जब उसकी पिटाई शुरू हुई तो वह भी अपने लिए एक छड़ी लेने गया। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। ऐसे में ऐसे में क्या करता, जो भी कोई छात्र छड़ी लेने के लिए जाता तो वह क्या करता, अपने से ज्यादा मास्टर के संतोष का ध्यान रखता। मतलब कि कहीं कि उस छड़ी या डंडा को देख करके मास्टर को संतोष होना चाहिए कि हाँ ये अच्छा लाया है। कि जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को, क्योंकि उसी को हलाल होना है ना। वो उस जिस छड़ी या डंडा लेके आएगा, उस छड़ी या डंडे से उसको खुद को पिटना है, लेकिन फिर भी वह अपने से ज्यादा ख्याल मास्टर जी के संतोष का ध्यान रखता कि कहीं मास्टर जी नाराज ना हो जाए, इसलिए वो अच्छी सी अच्छी छड़ी लेकर के जाता था। तो वो इस तरह इस भाव से छड़ी का चुनाव करता, मानो किसी दूसरे के लिए, दूसरों को दंड देने के लिए हथियार ले जा रहा हो, चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही यूं मन में बैठा हुआ डर। धनराम जो लोहार था, ये मंद बुद्धि, वो दिमाग से थोड़ा होशियार नहीं था, या दिमाग से थोड़ा स्लो था, या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरह का पायड़ा याद नहीं हो पाया। घोटा यानी रट्टा मारना, याद करना, तो भी उसको वो पूरा याद नहीं हो पाया। मंद बुद्धि का था या फिर मन में चाहे डर, जो भी कारण रहा हो। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा, तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। तीसरे चरण तक उसने जब तेरह का पहाड़ा बोला, तो तीसरे स्टेप तक फिर वह लड़खड़ा गया, यानी कि उसकी उसको गलती होने लगी, उससे गलतियां होने लगी, वह उसको बोल नहीं पाया तेरे के पहाड़ों। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक चला दी। उसने इस बार उसको छड़ी से नहीं पीटा, सीधा जबान रूपी चाबुक चलाए। जबान से उसको ऐसा शब्द बोला और कहा, अरे तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, अरे विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। क्योंकि वो जाति से लोहार था, तो इसलिए इस बार उसको डंडा ना मारकर उसको जातिगत शब्दों से अपमानित कर दिया और कहा, अरे तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले में पांच छह दरातियां निकालकर, वही घास काटने का औजार, दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लेने के लिए पकड़ा दी थी कि ये जो दरातियां हैं उस पर धार लगा के ला, इसको तेज करके ला। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ था कि बाप ने उसे धोकनी फूंकने या सान लगाने के काम में
उलझाना शुरू कर दिया। वही धोकनी या सान, वही लोहे को गर्म करना और उसको पीटने के काम में लगा दिया था। फर्क इतना था कि जहां मास्टर तिलोक सिंह उसे अपने पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्ता जो भी हाथ लग जाता, उसी से अपना प्रसाद देते थे। लेखक कह रहा है कि धनराम की पिटाई जब टीचर करते थे तो उसे कहते थे जा अपनी पसंद की छड़ी लेके आ। लेकिन जब वो घर के काम काज में या अपना लोहार का काम करता था, धोकनी चलाने का, लोहे को गर्म करने का या और अन्य अपना घर का काम करता था, तो उसके पिता गंगाराम उसको अपनी मर्जी से काम करवाते थे। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो उधर वो भी पिटाई करते थे, और वो अपने मन माफिक पिटाई करते थे। उसको जरा से एक भी कोई छड़ी चुनने की आज़ादी नहीं थी। और हाथ भी लग जाता था उसी से अपना प्रसाद देते थे। प्रसाद देना यानी मतलब उसको दंड देता था, पिटाई करता था। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। एक दिन गंगाराम इस दुनिया से चले गए, मतलब उनका निधन हो गया। उनके मर जाने के बाद उसका सारा काम उसके बेटे धनराम ने संभाल लिया, विरासत पूर्वजों से मिला हुआ काम। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम को ऑफर करने लगे। ऑफर वही जहां पर लोहे का काम किया जाता है। तो पहले उसके पिताजी के नाम थे था वो गंगाराम का ऑफर, और उसके जाने के बाद में लोगों को पता ही नहीं चला कि वो गंगाराम का ऑफर कब धनराम का ऑफर हो गया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध तो कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। प्राइमरी एजुकेशन समाप्त करने के बाद उसको छात्रवृत्ति मिली, और छात्रवृत्ति मिलने के बाद उसके पिताजी को थोड़ा हौसला आया कि मेरा बेटा आगे कुछ कर पाएगा और मुझे ये पंडिताई का कार्य से मुक्ति मिल जाएगी। और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे, सपना देखने लगे कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था कि उनके पूर्वज वही पंडिताई का काम करते थे, धार्मिक कृत्यों का पूजा पाठ का काम करते थे। शायद मेरे बाद में ये काम मेरा बेटा नहीं करेगा, वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर, एक बड़ा आदमी बनेगा। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। जैसे तैसे जो भी वो धार्मिक कृत्य करते उनसे, उनके यजमानों से जो दान दक्षिणा मिलती थी, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह वो अपने परिवार का जैसे तैसे पेट पालते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। उनके पिता की इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख करके उनके वंश का, उनके परिवार की गरीबी को मिटा दे। दारिद्र्य यानी गरीबी, निर्धनता। लेकिन इच्छा होने पर से ही सब कुछ नहीं हो जाता, केवल इच्छा मात्र से यही नहीं होता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से चार चार मील दूर था। प्राइमरी स्कूल तो उसने गांव से की, लेकिन अभी आगे स्कूल के लिए उसको 4-5 मील दूर जाना था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। 2 मील चढ़ाई थी, मील मतलब मील में 1-1.5-2 किलोमीटर रहते हैं। तो इस तरह से 2 मील चलने के बाद चढ़ाई थी, और अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता। और लंबे दूरी से स्कूल आता तो घर आते आते बहुत थक जाता। तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे
प्रोत्साहित करने की कोशिश करते रहते हैं। तो पिता पुराणों में इस तरह के और अनेक उदाहरण ढूंढ लेता, जिससे पढ़ने वाले बच्चों का उदाहरण देता कि इस तरह से उन्होंने भी पढ़ाई की और उसका हौसला बढ़ाता, उत्साहवर्धन करता। विद्या व्यसनी, विद्या में रुचि रखने वाले, विद्या को पढ़ने वाले। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था, रहना निश्चित कर दिया था। घर के अन्य घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। अगर नदी उतार होती तो वो घर आ जाता, नहीं तो अपने वहां एक यजमान के घर पे ठहर जाता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घास काटने वालों के साथ नदी पार कर रहा था, तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी बारिश वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ जंगल और पात पतेल आने शुरू किए। पत्ते, पात पतेल यानी पत्ते आने शुरू किए। तो अनुभवी घसियार ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला समूह उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे कि किस तरह से उसमें हादसा होने का डर है। नदी में अगर बाढ़ आ गई, तूफान आया तो तो इस घटना से वो घबरा गए कि उस दिन जैसे तैसे उनका बेटा बड़ी मुश्किल से बचा। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई, बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। एक बार लखनऊ से कोई उनका सजाती, उनकी बिरादरी, उनकी जाति का रमेश नाम का एक आदमी लखनऊ से छुट्टियों में गांव में आया था। बंशीधर ने अपने बेटे मोहन की पढ़ाई की चिंता उनके सामने रखी, तो उसने सुझाव दिया कि वो मोहन को उनके साथ लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ चार प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। ऐसा रमेश ने सुझाव दिया। अपना विचार रखे। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। जब रमेश ने ये शब्द कहे कि वह उसके साथ लखनऊ रखने के लिए तैयार है, उसका बेटा मोहन लखनऊ उनके साथ रह सकता है, तो ऐसा लगा बंशीधर को जैसे वो रमेश नहीं साक्षात भगवान है। उन्होंने उसकी सारी चिंताओं को हर लिया है, दूर कर लिया है। उनकी आंखों में पानी झल झलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। अपनी जाति विशेष के लोगों का यही तो संकट में सहारा होता है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापिस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ पहुंचा। पहली बार लखनऊ मोहन शहर गया था और सहमा सहमा सा वो झिझका झिझका सा रहने लगा और वो लखनऊ गया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी भी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा, किसी काम में सहयोग करने के अलावा, धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का एक साधन बन गया। सभी केवल घर में
लखनऊ में जाने के बाद उनके घर में ही नहीं, अड़ोस पड़ोस की और भी जो चाचियाँ और भाभियाँ थी, वो भी उससे काम में हाथ बटाने लगी। कोई भी छोटा मोटा काम मोहन से करवाने लगी। कहती, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह से उसको कितने सारे काम करने पड़ते। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के लिए के विरुद्ध जान पड़ता था। मोहन एक ऑफिस में, एक कार्यालय में बाबू थे, और लेकिन उसको सॉरी, रमेश एक कार्यालय में बाबू थे। और उनके साथ जब मोहन गया था तो मोहन को उन्होंने अपने जाति बिरादरी का न बताकर एक नौकर के समान उसका परिचय करवाया और कहा कि ये नौकर है। तो भाई बिरादरी वाला बता अपने समाज के विरुद्ध जान पड़ता था, और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। घरेलू नौकर के रूप में ही उसकी हैसियत थी, उसका स्तर था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद, ना नुकुर करने के बाद, रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। वो उसको स्कूल में दाखिला तो नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन पास के एक स्कूल में, एक छोटे मोटे स्कूल में दाखिला करवा दिया। और इस तरह से मोहन, जो गांव का एक मेधावी छात्र था, शहर के ऐसे माहौल में अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो दिन भर नौकर की तरह रमेश के घर में काम करता रहता था। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। एक एक परंपरा एक पटरी पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। घर पे बोलते थे कि मोहन अगले कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इस तरह से उसको बोलते रहते थे। लेकिन सच तो ये था कि उसको पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं रह गया था। तो उसको रमेश उनको घर में ही सारा काम करवाता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर्ती सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधाओं का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। मोहन मोहन समझ गया था कि अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। वह पिता की आर्थिक स्थिति से भी जानता था, इसलिए उसने घर पे कुछ नहीं बताया। और शहर में जो सब उसके साथ हो रहा था, उन सब परिस्थितियों से परेशानियों से उसने समझौता कर लिया। इसके अलावा उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। वह घर वालों को वह वास्तविक स्थिति बतलाकर उनको दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। उधर मोहन के पिता बंशीधर ये सोच रहे थे कि उनका बेटा शहर गया है, वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और एक दिन भविष्य में वह बहुत बड़ा आदमी बनकर शहर से लौटेगा। धन्यवाद, आज इतना ही।